तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सरल और आसान भाषा में यानी कि आपकी ही लैंग्वेज में हम ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करते करते इंपॉर्टेंट 10 रूल्स को कवर करेंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिटन, यानी कि ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें आपको बताना है कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ए ऑप्शन माय फादर इज अ एडवोकेट, क्या ये सही है? बी ऑप्शन ही इज एन यूरोपियन, क्या ये सही है? सी ऑप्शन सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या ये सही है? या डी ऑप्शन यू आर एन एमपी, क्या ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है? तो यहां पर दोस्तों पहले मैं आंसर आपको दिखाऊंगा, उसके बाद करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आखिर वो उत्तर क्यों सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही ये वाला सेंटेंस होगा। अब क्यों होगा, रूल समझ लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों रूल ये है कि हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, जो हिंदी की वर्णमाला होती है जिसमें जो बॉबिल होते हैं, बॉबिल कौन से होते हैं? आ से लेकर अंग तक, अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंगा, ये जो बॉबिल होते हैं इसके अकॉर्डिंग याद रखना एन आएगा। यानी कि अगर हम किसी इंग्लिश शब्द को पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश वर्ड को बोलते हैं तो जो बोलने में साउंड प्रोड्यूस होता है अगर वो आ से लेके अंग तक का हो तो याद रखना उस शब्द से पहले एन लगा देंगे। और अगर हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, यानी कि का से लेकर ज्ञ तक का कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो याद रखना उस शब्द से पहले हम आ लगा देंगे या फिर उस शब्द को लिखकर देख लेना। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। पहले वाले क्वेश्चन में माई फादर इज अ एडवोकेट, एडवोकेट को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि पहला जो साउंड आ रहा है, पहला जो लेटर आ रहा है वो एक आ रहा है, एक इसके बीच में आता है आ से लेकर अंग के बीच में जो बॉबिल है हमारा यहां पर। तो याद रखना एन लगा देंगे क्योंकि हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग यहां पर हमने एन की बात कही थी। तो यहां पर एडवोकेट के पहले एग्जामिनर ने आर्टिकल आ लगा कर दिया है जो बिल्कुल गलत है, यहां पर एन होना चाहिए। बी ऑप्शन ही इज एन यूरोपियन, यूरोपियन को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहला जो लेटर है वो या यज्ञ का है जो का से लेकर ज्ञ तक के बीच में आता है। तो जब हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग का से लेकर ज्ञ तक का कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इंग्लिश शब्द को बोलने में तो याद रखना आर्टिकल आ लगा देंगे। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने बहुत ही चालाकी से एन लगा दिया है, यहां पर आ होना चाहिए, इस हिसाब से ऑप्शन बी भी कट जाएगा। सी ऑप्शन सन राइजेस इन द ईस्ट, तो याद रखना इंग्लिश ग्रामर ये कहती है जो यूनिक चीजें हैं जैसे पृथ्वी हुई, चंद्रमा, सूरज यानी कि सन, मून, अर्थ, इनके पहले हमेशा आर्टिकल दा लगेगा और यहां पर आर्टिकल दा नहीं लगा हुआ है, इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। बचा हमारा लास्ट वाला सेंटेंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं यू आर एन एमपी, एमपी को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो पहला जो लेटर आ रहा है वो ए आ रहा है, तो ए हमारा हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आ से लेकर अंग तक के बीच में होता है। तो जब किसी भी इंग्लिश शब्द को, वर्ड को प्रोनाउंस करने में, बोलने में अगर आ से लेके अंग तक का साउंड आ रहा है तो आर्टिकल एन उसके पहले लगा देंगे। तो यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर एन दे रखा है जो बिल्कुल सही है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन द सेंटेंस विच इज करेक्टली रिटन। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन हमारा ए है व्हेन ही विल ग्रो ओल्ड ही विल थिंक ऑफ द पास्ट, बी ऑप्शन है व्हेन ही ग्रू ओल्ड ही विल थिंक ऑफ द पास्ट, सी ऑप्शन है व्हेन ही ग्रोज ओल्ड ही विल थिंक ऑफ द पास्ट, डी ऑप्शन है व्हेन ही ग्रोज ओल्ड ही वुड थिंक ऑफ द पास्ट। अब यहां पर 4 सेंटेंसेस, आप कैसे पता करें कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो यहां पर पहले मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि व्हेन ही ग्रोज ओल्ड ही विल थिंक ऑफ द पास्ट। ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहां पर रूल समझते हैं कि हमने कौन सा रूल यहां पर अप्लाई किया था जो आंसर हमें मिल गया। तो रूल क्या है दोस्तों? कुछ कंडीशनल वर्ड होते हैं। कंडीशनल वर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इफ हुआ, व्हेन हुआ, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, बिफोर या आफ्टर, ये सभी कंडीशनल वर्ड होते हैं। और याद रखना ये कंडीशनल वर्ड
इनके साथ अगर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम विल प्लस V1 लगा देंगे। कंडीशनल वर्ड के साथ वाला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट या फिर उसकी जो वर्ब है वो बर हो रही है, बर आए, तो याद रखना बाद वाले सेंटेंस में हम वुड प्लस V1 लगा देंगे। थर्ड रूल क्या है, अगर कंडीशनल वर्ड के साथ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का रूल आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का रूल होता है। तो आगे वाला सेंटेंस जो होगा, क्योंकि दो सेंटेंसेस होते हैं, पहला वाला हमारा ये हो गया, दूसरा वाला सेंटेंस ये हो गया, तो बाद वाले सेंटेंस में हम वुड हैव प्लस V3 लगा देंगे। हो सकता है ये वाली जो सेंटेंस है ये पहले इधर आ जाए और ये वाले बाद में आ जाए, तो ये जो है आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि रूल हमारा यही लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि जो कंडीशनल वर्ड्स हैं, याद रखना कंडीशनल वर्ड से चिपका हुआ जो भी सेंटेंस होगा उसी के आधार पर विल प्लस V1, वुड प्लस V1, वुड हैव प्लस, ये सभी लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये 3 रूल है, इसको अपनी नोटबुक में राइट करके रख लेना। अब समझते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो व्हेन यहां पर हमारा कंडीशनल वर्ड आ गया, व्हेन के साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर बर लगा हुआ होगा, या फिर तीसरा जो पॉइंट था हमारा पास्ट परफेक्ट का, लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी बिल दे दिया है तो ये हमारा कट जाएगा। बाद वाले सेंटेंस में अगर बिल है तो पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। व्हेन ही ग्रू ओल्ड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो बाद वाले में वुड प्लस V1 होगा, लेकिन एग्जामिनर ने बिल लगा कर दिया है, इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। व्हेन ही ग्रोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आ गया, ये देख सकते हैं आप, तो बाद वाले में बिल प्लस V1 लगा कर देंगे, ये तो हमारा ठीक दिखता है। देखते हैं कि चौथा वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट। व्हेन हमारा कंडीशनल वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ही ग्रोज ओल्ड, क्योंकि एस और ईएस लगा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इस हिसाब से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। बाद वाले में बिल प्लस V1 आना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने वुड प्लस V1 लगा कर दिया है, इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्टेड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है कि आखिर सी ऑप्शन क्यों सही होगा। रूल आपको पता चल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, ये एक इंटरगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, चेंज इनटू असर्टिव। तो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आंसर पहले मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि आखिर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कि हमें चुटकियों में आंसर मिल जाएगा। तो रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इन रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, क्या ये सही होगा? बी ऑप्शन एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, क्या ये सही होगा? सी ऑप्शन हार्डली एनीवन वुड लव हिज कंट्री, क्या ये सही होगा? या डी ऑप्शन सम पीपुल मे नॉट लव दिस कंट्री, क्या ये सही होगा? चलिए पहले हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। अब रूल क्या है, कौन सा रूल ऐसा इस्तेमाल करें कि हमें उत्तर पता चल जाए अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो रूल समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रूल है। रूल नंबर 1 क्या है, अगर हमारा इंटरगेटिव का सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसको नेगेटिव में बना देंगे। अगर हमारा इंटरगेटिव का सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। पहला तो रूल ये है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट नहीं आता है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, पॉजिटिव से नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव बना देंगे। यहां पर तो समझ में आ चुका होगा। रूल नंबर 2 याद रखना दोस्तों, अगर हमारा सेंटेंस एवरीवन से शुरू है, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस एवरीवन से शुरू है, वर्ब उसके बाद है, देन ऑब्जेक्ट है, तो उसको अगर इंटरगेटिव में करना है तो हु लगाएंगे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरगेटिव में दे रखा है तो इसका रिवर्स कर देंगे तो हमारा ये वाला बन जाएगा। और अगर नेगेटिव में हमारा असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि नो से शुरू हो रहा है, नन या फिर नो वन से, उसके बाद वर्ब देन ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो उसको इंटरगेटिव में बनाने के लिए ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। पहले हम हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट कर देंगे। आई थिंक ये वाला रूल समझ में आ गया है। तो यहां पर जो रूल लगेगा वो ये वाला इंटरगेटिव का हमारा सेंटेंस दे रखा है क्वेश्चन में और बोल रहा है कि इसको इसमें यानी कि असर्टिव में कन्वर्ट करो। तो यहां पर कुछ इस तरीके का ये वाला रूल अप्लाई होगा। चलिए समझ लेते हैं कैसे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर दे रखा है हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। तो हु से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव हमारा सेंटेंस है, देख सकते हैं नॉट है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एवरीवन लगा देंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि जो ये वाला रूल है ये यहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए विल बी करेक्टेड। यहां पर शुड आएगा नहीं, हार्डली आएगा नहीं, सम पीपुल मे नॉट आएगा नहीं, तो इस हिसाब से ये हमारे इनकरेक्ट हो
जाएंगे। तो ये वाला रूल आपको समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एप्पल वॉज टू शॉर्ट टू ईट, यानी कि ये वो जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें रिमूव करना है टू को। ये जो टू लिखा हुआ है इसको क्या करना है, रिमूव करना है। इसका भी हम रूल बताएंगे। चार ऑप्शंस आपके सामने है, बताना है कि रिमूव करके टू को कौन सा सेंटेंस यहां पर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा द एप्पल वॉज वेरी सॉर, ये बनेगा। बी ऑप्शन द एप्पल वॉज एक्सट्रीमली सॉर टू ईट, क्या ये बनेगा। सी ऑप्शन द एप्पल वॉज सो सॉर दैट ईट, क्या ये सही होगा। या डी ऑप्शन द एप्पल वॉज सो सॉर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, क्या ये सही होगा। तो पहले मैं आंसर दिखा देता हूं, जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर डी। अब आखिर यही उत्तर क्यों सही होगा, चलिए रूल समझ लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रूल है, सरल और आसान भाषा में मैं बता रहा हूं। कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज की यूज नहीं कर रहा हूं मैं जिससे कि आपके सर के ऊपर से चला जाए। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है या कंसर्न आपको फेस करने के लिए हो रहा है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। या जो भी टॉपिक है जिसमें आपको समस्या आ रही है, लाइक फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब में अगर आपको समस्या आ रही है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, या कोई सा भी ऐसा टॉपिक जो ग्रामर से रिलेटेड है उसमें अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। उससे रिलेटेड एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों रूल क्या है, रूल दो हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो सो दैट लगाकर हम अपना टू जो है वो रिमूव कर देंगे। और अगर सेंटेंस रूल नंबर 2 में क्या पास्ट का है, रूल नंबर 2 में क्या अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो सो दैट लगाकर यहां पर कुड नॉट हो जाएगा, यहां पर कैन नॉट हो जाएगा। प्रेजेंट का है तो कैन नॉट कर देंगे, पास्ट का है तो कुड नॉट कर देंगे। बस इतना सा रूल है। कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल द टीचर इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर ये वाला रूल अप्लाई कर देना है जो रूल नंबर 1 है। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट कर देंगे और पास्ट में है तो कुड नॉट कर देंगे। कैसे, द टीचर इज टू ओल्ड टू की जगह सो दैट कर देंगे और यहां पर दैट लगाकर टीचर हमारा क्या है, यहां पर जब हमें जेंडर डिसाइड नहीं होता तो ही को प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए यहां पर टीचर के अकॉर्डिंग ही आ गया, कैन नॉट वर्क हार्ड। कुछ इस तरीके से यहां पर बन जाएगा। पास्ट में अगर हमारा टेंस दे रखा है तो द टीचर वॉज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वॉज हमारा क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा द टीचर वॉज इस 2+2 की जगह हम सो दैट कर देंगे, ओल्ड एज इट इज लिख देंगे, टू वर्क हार्ड दैट ही कुड नॉट वर्क हार्ड हो जाएगा, इस कैन नॉट की जगह कुड नॉट कर देंगे। तो ये हमारा रूल था प्रेजेंट और पास्ट का, जो मैंने बता दिया कि किस तरीके से अगर सेंटेंस में टू दे रखा है TOO तो रिमूव कैसे करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं द एप्पल वॉज पास्ट में हमारा दे रखा है तो इतना तो हमें पता है, कुड नॉट बी यहां पर ये आएगा। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं द एप्पल वॉज सो श्योर दैट, सो का पेयर दैट से लगाएंगे, सो दैट आ जाएगा। और यहां पर इट इसलिए आया है क्योंकि जो एप्पल है वो क्या है, ग्रामर ये कहती है जितने भी एनिमल हुआ, फ्रूट्स हुआ, ट्री हुआ, इंसेक्ट्स हुआ, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इनके साथ इट लगाया जाता है, इसलिए यहां पर ये इट आया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आई थिंक वाला रूल आपके समझ में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए ही एट 2 ब्रेड, ये सही लिखा है। बी ऑप्शन लॉ एंड ऑर्डर आर मेंटेन्ड, क्या ये सही लिखा गया है। सी ऑप्शन ही सेड दैट ही इज रीडिंग अ न्यू पोइम, क्या ये ठीक लिखा हुआ है। डी ऑप्शन ही रोट दिस लेटर विद अ फाउंटेन पेन, क्या ये सही लिखा गया है। चलिए मैं आंसर रिवील कर देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आखिर डी क्यों होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही एट 2 ब्रेड, ब्रेड्स हमारा क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आ और एन कभी नहीं लगाएंगे इनको सिंगुलर करने के लिए, ना ही इनको प्लूरल बनाने के लिए अनकाउंटेबल नाउन को एस और एस का यूज करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने ब्रेड का ब्रेड्स कर दिया है, तो इस हिसाब से यहां पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर आर मेंटेन्ड, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है एक यूनिट के रूप में वर्क कर रहे हैं भले ही दो, एंड हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन से हमारे दो नाउन जुड़े हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं लेकिन वो एक यूनिट के रूप में वर्क कर रहे होते हैं, तो जब एक यूनिट है तो यानी कि सिंगुलर हो जाएगा, जब सिंगुलर हो जाएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन यहां पर तो आर दे रखा है तो इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। एग्जाम्पल में इस तरीके का दे देता हूं जैसे ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर यहां पर एक सिंगुलर नाउन है ना कि प्लूरल, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में ब्रेड पहले खाते हैं या मक्खन, आप कहोगे सर दोनों को एक साथ खाते हैं, तो जब दोनों को एक साथ खाएंगे तो वो एक यूनिट के रूप में वर्क करेंगे। जब यूनिट के रूप में वर्क करते हैं एक यूनिट के रूप में तो वो सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं यहां पर जो आर है वो गलत है।
ही सेड दैट, अब ही सेड दैट एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में इज नहीं होगा, वॉज हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। ही रोट दिस लेटर विद अ फाउंटेन पेन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन डी विल बी करेक्टेड। आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। नीचे एक सेंटेंस दे रखा है, आपको बताना है ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका कौन सा काइंड है, यानी कि सेंटेंस कौन सा है। ही कन्फेस्ड दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम, ये एक सेंटेंस है, आपको बताना है ये जो सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स है, बी ऑप्शन कंपाउंड है, सी ऑप्शन सिंपल है, या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी कि कोई सा भी नहीं है। चलिए आंसर देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो करेक्ट उत्तर ही क्यों सही होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम समझेंगे आखिर कॉम्प्लेक्स ही क्यों होगा, कंपाउंड या सिंपल क्यों नहीं होंगे। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, सब्जेक्ट एक वर्ब एक, तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल कहलाया जाएगा। अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सेंटेंस फैन बॉयज नाम के कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। फैन बॉयज मतलब एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, बाई का मतलब होता है यट, एस का मतलब होता है सो। अगर ये कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं तो याद रखना वही सेंटेंस हमारा कंपाउंड कहलाया जाएगा। तीसरा रूल, अगर दो सेंटेंस, एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन सेंटेंस या क्लॉज कहा जाता है। तो अगर दो सेंटेंस फैन बॉयज नाम के कंजक्शन से नहीं जुड़ रहे हैं, यहां पर कोई भी फैन बॉयज ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फैन बॉयज नहीं है तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ही क्या है, एक सब्जेक्ट, कन्फेस्ड क्या है, उसकी वर्ब, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, हैज कमिटेड क्या है, उसकी वर्ब। ये दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हैं, एक दैट नाम के कंजक्शन से जुड़े हैं। क्या दैट कंजक्शन फैन बॉयज में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विल बी करेक्टेड। कंपाउंड नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, नन ऑफ दिस, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। ए ऑप्शन, ही सेड दैट ही विल गो टू दिल्ली, बी ऑप्शन, ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, सी ऑप्शन, ही टोल्ड दैट ही विल गो टू दिल्ली, डी ऑप्शन, ही टेल अस दैट ही वुड गो टू दिल्ली। चलिए करेक्ट उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आंसर बताऊंगा कि आखिर वो उत्तर क्यों सही होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। अब ये क्यों होगा, देखो सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में जा रहा है, इनडायरेक्ट में जाएगा तो यहां पर बिल का वुड हो जाएगा, बिल नहीं होगा। यहां पर भी इन्होंने बिल कर दिया है, ये भी नहीं होगा। और यहां पर ही के अकॉर्डिंग, सिंगुलर के अकॉर्डिंग टेल नहीं होगा, टेल्स हो जाएगा, इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इफ आई, बी यहां पर हमारी वर्ब है, बी में हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सभी आती हैं, आपको पता है। आई बी गॉड, आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। यहां पर एक सेंटेंस लिखा गया है, चार ऑप्शंस आपके सामने है, आपको बताना है इनकी जगह, जो ब्रैकेट में है इनकी जगह कौन सा हमारा जो सेंटेंस वो यहां पर वर्ब के साथ भरा जाएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन है, इफ आई वॉज गॉड आई कुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। बी ऑप्शन है, इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। सी ऑप्शन है, इफ आई हैड बीन गॉड आई हैड एलिमिनेटेड ऑल सफरिंग। डी ऑप्शन है, इफ आई एम गॉड आई कैन एलिमिनेट ऑल सफरिंग। चलिए आंसर देख लेते हैं, करेक्ट उत्तर क्या होगा, उसके बाद में उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि रूल क्या है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। तो यहां पर रूल समझ लेते हैं आखिर यही उत्तर क्यों सही होगा। तो दोस्तों अभी जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, कुछ कंडीशनल वर्ड होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये कंडीशनल वर्ड इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, ये सभी हमारे कंडीशनल वर्ड होते हैं। और कंडीशनल वर्ड के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो बाद वाले में बिल प्लस V1 कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट या बर लगा हो तो लास्ट में हमारे यानी कि बाद वाले सेंटेंस में वुड प्लस
प्लस V1 कर देंगे, पास्ट परफेक्ट का हो वुड हैव प्लस V3 कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ आई बर कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है तो उसके साथ वाले में बर आएगा, कभी भी वॉज नहीं आएगा, हैड भी नहीं आएगा, एम नहीं आएगा। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरीवन वुड डाई फॉर ईच कंट्री। इस सेंटेंस को इंटरगेटिव में चेंज करना है। 4 ऑप्शन इंटरगेटिव सेंटेंसेस के दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन हु वुड नॉट डाई फॉर ईच कंट्री, क्या ये सही होगा? बी ऑप्शन हुम वुड डाई फॉर ईच कंट्री, क्या ये सही होगा? सी ऑप्शन वुड एवरीवन डाई फॉर देयर कंट्री, क्या ये सही होगा? या डी ऑप्शन शुड वन डाई फॉर वंस कंट्री, क्या ये सही होगा? तो यहां पर दोस्तों पहले मैं आंसर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हु वुड नॉट डाई फॉर हीच कंट्री। रूल क्या था अभी मैं ऑलरेडी आपको बता कर चुका था कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव कर देना। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव, नॉट तो आया नहीं है तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव करना है हमें। और नेक्स्ट हमारा रूल क्या था कि अगर एवरीवन से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, इंटरगेटिव से हमारा सेंटेंस बनाना है तो एवरीवन वर्ब ऑब्जेक्ट को इसको चेंज कर देना है, हु हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब आएगा देन ऑब्जेक्ट आएगा। ये रूल यहां पर अप्लाई कर देना है। तो हु हमारा आ गया, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट आ गया, डाई आ गया यानी कि मेन वर्ब आ गया, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहां पर हुम होगा नहीं, वुड होगा नहीं, शुड होगा नहीं। इस हिसाब से बोल सकते हैं ऑप्शन ए विल बी करेक्टेड। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर देना। इसी तरीके का अगर आप ग्रामर के ट्यूटोरियल सरल और आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के उद्देश्य से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो आपको एक बेहतर रूल्स प्रोवाइड कराएंगी और आपको ग्रामर में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करवा देंगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली ज्वाइंड। कौन सा एक ऐसा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही तरीके से ज्वाइन किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है नो सूनर हैड बी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड टू मूव। बी ऑप्शन है नो सूनर डिड बी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड टू मूव। सी ऑप्शन है हमारा नो सूनर हैड बी बोर्डेड द ट्रेन देन इट मूव। या डी ऑप्शन नो सूनर हैड बी बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, कौन सा एक ऐसा सेंटेंस जो बिल्कुल सही तरीके से ज्वाइन किया गया है, जोड़ा गया है? तो यहां पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नो सूनर हैड बी बोर्डेड द ट्रेन इट स्टार्टेड टू मूव। आखिर कौन सा रूल इस्तेमाल करें कि हमें सही उत्तर यहां पर मिल जाए? तो यहां पर रूल क्या है दोस्तों, याद रखना। पहला रूल ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली से शुरू हो रहे हैं तो जो पेयर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। नो सूनर के साथ हमेशा देन लगा देना, हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन लगा देना। ये बात आपको रूल पहले में याद रखनी है। रूल नंबर 2 क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज पास्ट टेंस में ही होता है। यानी कि अगर ये जो कोरिलेटिव का मतलब होता है जो पेयर्स में कंजक्शन होते हैं उन्हें कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन का जहां भी यूज हो रहा है इन तीनों का, याद रखना, तो वो पास्ट टेंस में होगा सेंटेंस हमारा। तीसरा रूल, जो फॉर्मेशन है यानी कि सेंटेंस का बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। इन कंजक्शन में से मैं कोई एक कंजक्शन ले लेता हूं, जैसे हार्डली मैंने ले लिया, तो हार्डली का जो पेयर है वो व्हेन के साथ होना चाहिए। और याद रखना उसके बाद यानी कि हार्डली जो कंजक्शन है उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब डिड या हैड पास्ट की ही वर्ब आनी चाहिए, देन सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद पेयर भी हमारा सही होना चाहिए और ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट में ही होना चाहिए। ये वाली बात क्लियर हुई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं नो सूनर, उसके बाद हैड आया है, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले अगर वर्ब आती है उसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बोर्डेड द ट्रेन देन, अब देखो यहां पर नो सूनर का पेयर देन से है तो हमारा जो पेयर है वो बिल्कुल सही है और जो सेंटेंस है वो भी हमारा पास्ट में है, इन्वर्जन के साथ है। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, देन हमने सब्जेक्ट लगाया। एग्जामिनर क्या करेगा, पहले सब्जेक्ट रख देगा, देन हमारा क्या कर देगा, वर्ब रख देगा। तो वहां पर बहुत ही चालाकी से एग्जामिनर काम करता है। तो इन्वर्जन का प्रोसेस यही है, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा। और लास्ट वाला सेंटेंस भी हमारा किस में है, पास्ट में है। अब आते हैं दूसरे वाले सेंटेंस पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं नो सूनर डिड बी, तो डिड हमारा क्या है, एक पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, तो यहां पर V2 तो होगा नहीं, V3 तो होगा नहीं, V1 होगा, तो इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। नो सूनर हैड, हैड यहां पर आ गया, देन सब्जेक्ट बोर्डेड द ट्रेन देन इट मूव, तो यहां पर सेंटेंस तो अधूरा है, इस हिसाब से ये भी कट
कट जाएगा। नो सूनर हैड बी बोर्डेड द ट्रेन वैन, यहाँ पर जो पेयर है नो सूनर का वैन से कर दिया है, तो इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 10 रूल सीखते सीखते 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कवर कर लिया है। वीडियो कैसी लगी है लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इन रूल्स के बारे में पता चल सके। अगली वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।